हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। टारगेट 68 बीपीएससी 2023 का यह चौथा वीडियो है। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज का यह चौथा वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा की तिथि अब बिल्कुल नजदीक आ गई है और अब तक जितने वीडियो आ गए हैं उसे आपने ना सिर्फ देखा होगा बल्कि रिवाइज भी किया होगा। चाहे स्पीड बढ़ा बढ़ा के क्यों ना किया हो, लेकिन रिवाइज जरूर किया होगा। और अगर तक नहीं किया है अभी तो आप रिवाइज करते रहिए और इस वीडियो को भी देखिए और इसको भी जल्दी से रिवाइज करना शुरू करिएगा। और सारे 6 वीडियो जो करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के आएंगे इसे जरूर देख के जाइएगा एग्जाम हॉल में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? मई और जून 2022 का, इन 2 महीनों के करंट अफेयर को पूरा कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है राजगीर में किया जाएगा। और राजगीर कहां है? नालंदा जिले में है। फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, इससे मतलब क्या है? किसी भी फिल्म को बनाने के लिए बहुत सारे सेट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, मंदिर, हॉस्पिटल। उसका एक नकली सेट बनता है। ऐसा लगता है कि ये सब वाकई में मौजूद है, पर ये सिर्फ एक सेट होता है, एक आवरण ऐसा बना दिया जाता है। तो वह बनाया जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिहार में रोजगार मिल सके, निवेश हो सके। अगला है, बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? और इसका सही उत्तर है गया में ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है, अब देखिए यहां पे मेगा इंडस्ट्रियल पार्क एक आ रहा है और एक ड्राई पोर्ट आ रहा है। ड्राई पोर्ट मतलब सूखा बंदरगाह। अब सूखा बंदरगाह से क्या मतलब है? समझ गए होंगे, समुद्र के किनारे नहीं है, बिहार हो भी नहीं सकता है, इसी वजह से सूखा बंदरगाह कहा गया है। मुख्य रूप से क्या होगा कि यहां पर बहुत सारे ऐसे उत्पाद होंगे जो कि शिप करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एयरपोर्ट ले जाने के लिए यहां पर स्टॉक किया जाएगा। अगला है, बिहार के किस स्थान पर कोकून बैंक का उद्घाटन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा किया गया? और इसका सही उत्तर है बांका में। बांका में कोकून बैंक का उद्घाटन किया गया। किस प्रकार का बैंक है? पैसों का बैंक होता है, लेकिन अब ये कोकून बैंक क्या है? देखिए कोकून क्या होता है इसे समझ लेते हैं। रेशम का जो कीट होता है वह अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है और उसी आवरण को एक समय के बाद पानी में, गर्म पानी में जब डाला जाता है तो उससे फिर धीरे धीरे उससे रेशे बनाए जाते हैं, पतले महीन रेशे। और उन महीन रेशों को एक करके फिर एक अच्छा रेशम का एक बेहतर रेशा बनाया जाता है और इसी से ही पूरा फिर रेशम का कपड़ा तैयार होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेशम के जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनके चारों ओर का यह आवरण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसको एक जगह सुरक्षित रखने के लिए जगह बनी कोकून बैंक। और कहां बनी? बिहार में, बांका में। अगला है, किस राज्य में 50 साल पुराने पेड़ों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है? बिहार में चलाया जा रहा है, क्योंकि 50 साल पुराने सारे पेड़ों को इस अभियान के तहत मान लिया गया है। क्या? विरासत। अब जब विरासत मान लिया गया है तो फिर उसका संरक्षण जरूरी है। अगला है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई को कहां आयोजित किया गया? देखिए बिहार इन्वेस्टर्स मीट है, बिहार में निवेश करने के लिए एक मीट है, लेकिन यह दिल्ली में आयोजित की गई है, ना कि बिहार में या पटना, बिहार की राजधानी में। ठीक है। बिहार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का किस कार्यक्रम के तहत कौशल विकास किया जाएगा? देखिए जो बिहार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वे अपना काम पूरी दक्षता से कर सकें, उसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, सुनंदिनी कार्यक्रम। और सुनंदिनी कार्यक्रम में देखिए होगा क्या, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है इसे यहां पे सिखाया जाएगा और साथ में इसकी शिक्षा दी जाएगी। अलग से किताबी ज्ञान भी यहां पे दिया जाएगा और प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाएगा। इसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स भी चलाए जाएंगे। अगला है, बिहार में किस जगह पर मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? देखिए बिहार में पटना के पास ही सबलपुर नाम की एक जगह है। इस सबलपुर में क्या हो रहा है? मां गंगा की प्रतिमा बनाई जा रही है। 101 फीट की प्रतिमा है। ठीक है। कहीं कहीं पर न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में 101 मीटर की भी प्रतिमा देखने सुनने को मिला है, लेकिन ज्यादातर 101 फीट की प्रतिमा की बात सुनने को मिली है। अगला है, हाल ही में बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बी भट्टाचार्य का निधन हो चुका है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए वो होम्योपैथी से संबंधित थे और आज से कई दशक पहले से बिहार के पटना में इलाज कर रहे थे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से। कौन?
बी भट्टाचार्य। अब देखिए इनके बारे में तो आप जान गए कि बी भट्टाचार्य एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे बिहार में, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जान लेते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो लेकर आए उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। इनको हैनीमैन नाम से भी हम लोग अमूमन जानते हैं। तो ये जो है ये जर्मनी के हैं, और एक तरह से फिर कहा जाए तो होम्योपैथी की जो जन्मस्थली है वो कहां है, जर्मनी है। अगला देखिए, बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया। देखिए ड्रोन की वजह से बहुत सारे खतरे भी हो गए हैं। एक तरफ ड्रोन रक्षा का कार्य भी कर रहा है और दूसरी तरफ वही ड्रोन खतरा भी बनता जा रहा है। इस वजह से उसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम का भी हमारे लिए होना जरूरी हो जाता है, और इसमें आईआईटी पटना के लोगों ने आविष्कार से ज्यादा क्या होगा हम कहेंगे विकसित किया है एक ऐसा सिस्टम जिससे कि ड्रोन से हमला बचा जा सके। अगला है, बिहार के किस जिले में प्रदेश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। देखिए पशु विज्ञान की बात हुई है, ठीक है, और प्रदेश का पहला है यानी कि बिहार का पहला है और वो है पटना में। देखिए हाल ही में देश में मशरूम उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य है, शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य आपका है बिहार, और 2021-22 में 28,000 टन का उत्पादन इसने किया है। और इसके बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र है। बिहार की एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला राज्य के किस जिले में बनाई गई है। देखिए कहां बनाई गई है, मानसिक आरोग्यशाला, और बिहार में कितनी है, एक ही है, एकमात्र कोइलवर भोजपुर में इसको बनाया गया है। आगे देखिए, बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी कब लॉन्च की गई। एक तो टेक्सटाइल और लेदर, तो कपड़े और कपड़े से जुड़े हुए जो लेदर का काम है उसके लिए पॉलिसी 8 जून 2022 को लॉन्च की गई। इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या हो रहा है कि जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसमें निवेश पर लागत का 15% अनुदान मिलेगा, साथ ही सब्सिडी भी मिलेगी। अगला है, महात्मा गांधी सेतु बिहार के किस जिले में है, तो यह पटना में है। याद रखिएगा महात्मा गांधी सेतु बहुत ही प्रसिद्ध सेतु है, बिहार के दो हिस्सों को आपस में एक तरह से जोड़ता है। सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है, देखिए 67,000 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। अब बात आती है इसका निर्माण कब शुरू हुआ, तो 1972 से इसका निर्माण शुरू हुआ, 87 तक निर्माण चलता रहा। पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बना हुआ है, अलग अलग है, और कंप्लीट यह महात्मा गांधी सेतु दोनों ही रास्ते मिला के बनते हैं। लेकिन इसमें समय के साथ बहुत सारे नुकसान भी होने लग गए और खतरा भी होने लग गया, तो 2017 में फिर से इसका जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ, इसको और अच्छे तरीके से बनाने का कार्य शुरू हुआ, और अभी 7 जून 2022 को यह कंप्लीटली पश्चिमी और पूर्वी पूरा महात्मा गांधी सेतु बिहार फिर से बनकर तैयार हो गया है। आगे देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने 2 जिलों में तेल रिजर्व की मौजूदगी का आकलन करने के लिए ओएनजीसी को पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी कि पीईएल की मंजूरी दी है। 2 जिले बिहार के हैं, समस्तीपुर और बक्सर। अब बिहार के समस्तीपुर और बक्सर में किस चीज का देखिए यहां पे आकलन किया जाएगा, तेल रिजर्व का, ठीक है, और यह आकलन कौन करेगा, ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है अब ये जान लेते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और अपने आप में क्या है ये महारत्न कंपनी है। अब यह महारत्न कंपनी अस्तित्व में कब आई, तो 14 अगस्त 1956 को अस्तित्व में आई। अब बात आती है क्या, तो इसको आप जान के रखिएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीएसईएस। अब आप पूछेंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से क्या मतलब है, तो इसका मतलब यही है कि ये इस प्रकार के होते हैं कि इसमें 51% या इससे अधिक शेयर किसका होगा, सरकार का होगा। किसका, सरकार, केंद्र सरकार का होगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, तो देखिए प्लग एंड प्ले, किसको बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसमें होगा क्या, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले की शुरुआत की बिहार सरकार ने, लेकिन यह प्लग एंड प्ले है क्या, तो हम कहेंगे कि प्री फैब्रिकेटेड शेड बनकर तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा पूरा एक किसी क्षेत्र में शेड बना हुआ है, अलग अलग शेड बने हुए हैं, यहां पर एक तो ये जमीन बनकर तैयार है, यानी कि जमीन पूरी तैयार है,
यहां पर बिजली की सप्लाई हो रही है, पानी का सप्लाई भी यहां पर सब कुछ तैयार करके दिया गया है। इसी को कहते हैं प्री फैब्रिकेटेड शेड। अब किसी को अपना उद्यम लगाना है तो यहीं पर आए, इस शेड को ले ले और अपना कार्य चालू कर दे। तो उसमें फालतू के काम जो होते हैं शुरू के, उसमें उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो उसके दिमाग में जो कार्य उसको करना है वो सीधे अपना काम शुरू कर सकेगा। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले के गिद्धेश्वर पर्वत में शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए शैल चित्र की बात कर रहा है गिद्धेश्वर पर्वत में, और यह पूछ रहा है किस जिले में है यह, तो जमुई जिले में है बिहार के क्या, गिद्धेश्वर पर्वत। और यहां पे क्या प्राप्त हुआ है, शैल चित्र प्राप्त हुआ है। और यह शैल चित्र किस काल का है, तो प्रागैतिहासिक काल का है। और प्रागैतिहासिक काल से क्या मतलब है कि जिस काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ। ठीक है। अगला है, बिहार के 2 स्थानों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कहां कहां पे, फुलवरिया डैम नवादा और दुर्गावती डैम कैमूर में। ये 2 स्थान है जहां पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी कि वहां पर जो पावर प्लांट लगेगा, सौर से लगेंगे, वह पानी के ऊपर तैरते हुए होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक पैनल। आगे देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NFHS। और अभी ये कौन सा है, 5वां, तो NFHS 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो देखिए इसमें बिहार का स्थान है दूसरा। अब बात आती है इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है आपका कर्नाटक का। ठीक है। आगे देखिए, वह कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी लाकर उस पर पौधे उगाए हैं, अमेरिका। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी। यहीं पर मिट्टी में पौधे उगाए गए हैं, जो अपने आप में यह संकेत भी देते हैं कि अगर हम चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगा सकते हैं तो एक दिन चंद्रमा में जाकर ही और चंद्रमा की जमीन पर पेड़ भी लगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी बना सकते हैं और शायद रह भी सकते हैं। अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा संदेश है जो शायद कभी पूरा हो या ना हो, ये तो आगे की बात है। तो देखिए ये मिट्टी आई कहां से, सवाल ये आता है। मिट्टी आई मिशन अपोलो 11, अपोलो 12 और अपोलो 17, 3 मिशन थे। इन्हीं तीनों मिशन से मिट्टी आई और इसे इकट्ठा किया गया। यहां पर अपोलो मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अपोलो 11 के बारे में जान लेते हैं। अपोलो 11 जो मिशन था, यादगार मिशन था। क्यों, क्योंकि इसी मिशन के माध्यम से 20 जुलाई वर्ष 1969 को चांद पर कदम रखे किसी मनुष्य ने सबसे पहली बार। तो यहां पर कदम रखने वाला कोई पहला व्यक्ति कब हुआ, धरती से, अपोलो 11 से। तो कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा नाम, आपको पता ही होगा। अपोलो 11 से, और अपोलो 11 मिशन किसका था, अमेरिका देश का था ही। वहां की एजेंसी कौन सी थी, नासा, वहां की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से। अगला है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया। क्वाड का सम्मेलन कहां किया गया है, टोक्यो में, यानी कि जापान की राजधानी में किया गया है। अब बात आती है कि आखिर यह क्वाड क्या है, नाम जानना है। क्वाड क्या है, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। कितने देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, कुल मिला के 4 देश हैं। काम क्या है इसका, मुख्य रूप से काम देखें, जो आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, वहां पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए क्वाड का गठन किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा। अगला है, बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राईपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। गया में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राईपोर्ट, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है। बांग्लादेश में एक बंदरगाह है चटगांव, उसकी पेशकश की है उन्होंने भारत से। और इससे होगा क्या, इससे होगा यह कि भारत अपना व्यापार का प्रसार, निर्यात, आयात आसानी से कर पाएगा उस दिशा में, और मैत्री सेतु ब्रिज के माध्यम से वहां तक पहुंचना आसान होगा। कहां तक, जो चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश में। भारत
मैत्री सेतु ब्रिज के माध्यम से ही वहां पहुंच पाएगा, और मैत्री सेतु ब्रिज जो है फेनी नदी पर बना है। तो आप यह भी समझ गए कि मैत्री सेतु ब्रिज किन दो देशों को जोड़ने वाला ब्रिज एक तरह से है, भारत और बांग्लादेश को। त्रिपुरा और चटगांव बंदरगाह के बीच का रास्ता होगा इस मैत्री सेतु ब्रिज के माध्यम से, भारत का त्रिपुरा और इधर बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह। आगे देखते हैं, हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके पहले कौन थे आपको पता ही है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और राजीव कुमार के अलावा दो और चुनाव आयुक्त हैं, कौन कौन से हैं? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो राजीव कुमार हो गए 25वें मुख्य न्यायाधीश। अब बात यहां पे आ गई भारतीय निर्वाचन आयोग की। भारतीय निर्वाचन आयोग के ही चुनाव आयुक्त हैं, तो राजीव कुमार के बारे में तो हम समझ ही गए हैं। दो अभी हैं, ये दो कहां से आए? क्या शुरू से ही 3 होते थे, एक मुख्य और 2 अलग से? चुनाव आयुक्त कुल मिला के 3 होते थे। तो जान लीजिए, जो निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी है संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक उल्लेख है। उसके बाद शुरू में एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, उसके बाद इनकी संख्या 3 कर दी गई। कब? 16 अक्टूबर 1989 को संख्या हो गई 3। फिर बाद में कुछ समय के लिए फिर से 1 कर दी गई, और उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से फिर से इनकी संख्या हो गई 3, और 3 में से 1 जो होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और वही इस समय कौन है? राजीव कुमार। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अगला देखिए, हाल ही में इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है निकहत जरीन। कहां पे हुआ था यह प्रतियोगिता? इस्तांबुल में हुई थी, ठीक है। और विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन अब कौन हो गई है? निकहत जरीन। 2022 में हुई थी, याद रखिएगा। वर्ष कौन सा है? 2022 है इसका वर्ष। और किस किलोग्राम भार वर्ग की बात इसमें हो रही है? तो याद रखिएगा 52 किलोग्राम भार वर्ग में हो रही है। आपको एक बात बता दूं, जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक के दौरान निकहत जरीन का नाम नहीं सेलेक्ट हुआ था, उनकी जगह किसे ले लिया गया था? मैरी कॉम को। इस पर निकहत जरीन ने काफी कुछ एप्लीकेशंस भी दिए थे, और उसके बाद मीडिया में भी काफी बातें आई थी जिसमें मैरी कॉम ने कहा था मैं नहीं जानती निकहत जरीन को। इस तरह की बातें काफी वायरल हो रही थी, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन के बाद यह हुआ कि दोनों के बीच में एक स्पर्धा होगी, उसमें जो विजेता होगा वही आगे टोक्यो ओलंपिक में जाएगा, जिसमें मैरी कॉम विजेता रही। और उसके बाद यह भी कहा गया कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। मीडिया में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, और वो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, पर आप ऐसे ही जान लीजिए कि एक निकहत जरीन थी जो मैरी कॉम को ही अपना आदर्श मानती थी। मैरी कॉम इतनी बार वर्ल्ड चैंपियन जीत चुकी थी, और उसके बाद निकहत जरीन भी वही करना चाहती थी, वही सपना उनकी आंखों में था। और देखिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते इंसान और प्रतिस्पर्धा करते करते करते, और आज वो बन चुकी हैं इस्तांबुल में जो हुआ था। तो अब ये पहली भारतीय महिला नहीं है निकहत जरीन। निकहत जरीन ने अभी एक ही बार जीता है। सबसे ज्यादा बार देखिए मैरी कॉम ने 1 2 3 4 5 6 बार। और महिला की बात करें किस नंबर पे है? तो 5th नंबर पे हो गई, क्योंकि मैरी कॉम, केसी लेखरा, और उसके बाद जेनी आरएल और सरिता देवी कितने हो गए? 4, और निकहत जरीन 5। ठीक है। आगे देखिए, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है? भारत ने। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। क्यों लगाई है भाई? क्योंकि राजद्रोह का मतलब मोटा मोटा यह समझ में आ रहा था कानून के माध्यम से कि कोई अगर व्यक्ति किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ मौखिक लिखित यानी कि शब्दों के द्वारा, संकेतों या दृश्य के रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न करेगा, उसके खिलाफ राजद्रोह का कानून लग जाता था। तो इसमें हुआ यह कि अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में विरोध भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी राजद्रोह कानून लगा दिया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब जानना जरूरी हो जाता है कि यह राजद्रोह कानून अस्तित्व में कब आया? जब अंग्रेजों का भारत में शासन था। तो वर्ष 1870 में क्या हुआ? भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870, इसके माध्यम से आईपीसी में एक धारा जोड़ी गई। क्या?
124A, यही 124A का संबंध किससे है? राजद्रोह कानून से है। ठीक है। हाल ही में आजादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ कब किया गया? देखिए 28 अप्रैल 2022 को आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया गया। और एक बात याद रखिएगा कि 75 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। तो इसमें होगा क्या? देखिए 99 स्वतंत्रता सेनानी, इन 99 स्वतंत्रता सेनानियों के कुल मिला के कितने जन्म स्थान चुने गए? 75 जन्म स्थान। कहीं पे मतलब एक स्थान पे 2 स्वतंत्रता सेनानी हो गए। तो उन जगहों पर 9 केंद्रीय मंत्रालयों की 17 ऐसी योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पिछड़े यानी कि ऐसे वर्ग की जो कि काफी पीछे है, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये 90 दिनों के लिए चलाई गई। तो याद रखिएगा आजादी से अंत्योदय योजना में कितने जिलों को चुना गया है? 75, और 75 जिलों में 99 जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जन्म स्थान को चुना गया है। एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? और इसका सही उत्तर है फ्रांस। अभी हाल ही में 2022 में चुना गया था। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। देखिए 150वां स्थान है। किस सूचकांक की बात हो रही? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही, जिसमें 180 देशों में 150वां स्थान है भारत का। अब इसमें सबसे बेहतर स्थिति किस देश की है? तो नार्वे फर्स्ट नंबर पे है, और लास्ट नंबर पे उत्तर कोरिया, यानी कि इसको हम किस नंबर पे रख सकते हैं? 180वां स्थान इसका है। ठीक है। अब यह जारी कौन करता है? यह सूचकांक का जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें एक बात याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को ही बनाया जाता है, और इसी दौरान यह सूचकांक जारी किया गया था। ठीक है। अगला देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है एस मुंद्रा, भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई के। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना? 1875 में यह बना। ठीक है। और यह भारत, और ना सिर्फ भारत, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था जहां पर शेयर का खरीद फरोख्त होता है। ठीक है। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई का जो तीसरा गुरुवार होता है उस वक्त वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो विकलांग लोग हैं, तो डिजिटल होते दुनिया में जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका उपयोग कितना बेहतर इनके लिए आसान बनाया जा सकता है, इसके लिए यह कार्यक्रम मनाया जाता है। कौन सा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला पंचायत बना है? यानी किस गांव की पंचायत? तो वह है सांबा पल्ली गांव, जम्मू का है। ठीक है। अगला देखिए हाल ही में दिल्ली के नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना 22वें उपराज्यपाल हैं। इसके पहले अनिल बैजल थे। आगे देखिए नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बताएंगे विनोद राय ने यह पुस्तक लिखी है। देखिए विनोद राय जो कि कैग रह चुके हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 11वें नंबर के थे भारत के। ठीक है। सारा लेखा जोखा ये देखते थे भारत। ऐसे मामले में अब यह कैग से कहां पे बीसीसीआई की बात आ गई इनके द्वारा? बीसीसीआई पर इन्होंने कैसे किताब लिख दी? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि यह किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त एक प्रशासक की समिति थी, उसका अध्यक्ष बनाया था। ठीक है। तो इस वजह से उन्हें क्रिकेट के बारे में जानकारी रही और इस पर उन्होंने लिखा। आगे देखते हैं जून 2022 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? 2022 में यानी पिछले साल की थीम थी मानवता के लिए योग। याद रखिएगा यह कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। ठीक है। और यह भी आपको याद रखना है कि यह जो है योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से। ठीक है। जून 2022 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि 5 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला है 3 जून 2022 को भारत को कितने साल की सेवा प्रदान करने के बाद
भारतीय नौसेना के जहाजों क्या नाम है, निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया। 32 सालों तक ये सेवा में रहे और उसके बाद भारतीय नौसेना के इन दोनों जहाजों को, निशंक और अक्षय को, सेवा मुक्त कर दिया गया, मतलब वो अब सेवा नहीं दे रहे हैं। अगला है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। देखिए, मिताली राज ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रही लंबे समय तक। इन्होंने 7000 रन बनाए, अंतरराष्ट्रीय रन, लगातार 7 अर्धशतक बनाए अपने करियर में। 2000 T20 स्कोर करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। साथ ही इनका क्रिकेट का करियर कितना लंबा रहा, तो 20 साल का इनका करियर था। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे सतीश पाई को, भारतीय व्यक्ति हैं और अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, लंदन में है। आगे देखिए, भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, जापान को हराया, कांस्य पदक जीता। विजेता कौन था, तो विजेता इसमें था कोरिया, इसमें विजेता रहा, और मलेशिया इसमें उप विजेता रहा। ठीक है, अब यह जो है एशिया कप की शुरुआत कब से हुई, 1982 से इसकी शुरुआत होती है और भारत 3 बार विजेता रह चुका है। ठीक है, 1 जून 2022 को शुरू हुआ हर घर दस्तक 2 अभियान का संबंध है, किससे है, टीकाकरण से है। कोरोना के मामले में जो टीकाकरण का कार्य किया जा रहा था, उसके लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले तो नवंबर 2021 को शुरू हुआ इसका पहला संस्करण, और दूसरा यानी कि हर घर दस्तक 2.0 कब शुरू हुआ, तो 1 जून 2022 को। संबंध टीकाकरण से है, कोविड का। ठीक है, आगे देखिए, 1 जून 2022 को शुरू हुआ हर घर दस्तक, ये तो हमने कवर कर ही लिया है। आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए, इसमें पहले मामले में तमिलनाडु है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा पहले स्थान पर है, और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2018-19 से हुई। अगला है, बिहार से किसे भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है, तो शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। ठीक है, और ये कहां के हैं, याद रखिएगा, बिहार से हैं। ठीक है, आगे देखिए, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड से किया गया, याद रखिएगा ये भी। और यह जो है विश्व स्वास्थ्य सभा, इसका क्या थीम था, शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना कहां की गई है, देखिए, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, इसकी स्थापना भारत में बेंगलुरु में की गई है। अगला प्रश्न है, WHO के महानिदेशक के पद पर किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस। ये कहां के हैं, इथोपिया से हैं, और इन्हें दोबारा किया गया, मतलब पहले रह चुके हैं, किसके, WHO के महानिदेशक। WHO मतलब क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखते हैं, एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल था, बांग्लादेश शामिल था। किस युद्धाभ्यास की बात हो रही, एक्स संप्रीति, बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं, और किस देश के साथ भारत वह अभ्यास करता है उसका नाम भी है, जैसे गणु शक्ति इंडोनेशिया, इक्वेरिन मालदीव, हैंड इन हैंड चीन, कुरुक्षेत्र सिंगापुर, मित्र शक्ति श्रीलंका। ये सारे आप देख सकते हैं, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर द्वारा पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कौन सा अभियान चलाया गया, पुनीत सागर अभियान चलाया गया। 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया गया। स्टॉकहोम +50 सम्मेलन संबंधित है मानव पर्यावरण सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने से। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने वाला कोई पहला सम्मेलन था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब का था, 1972, और 72 से 2022 आते आते 50 वर्ष पूरे हो गए। उसी वजह से स्टॉकहोम +50 सम्मेलन बनाया गया। और यह स्टॉकहोम कहां से है, तो आप कहेंगे कि स्टॉकहोम तो भाई स्वीडन में है। ठीक है, किस पैरा एथलीट ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, अवनी लेखरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। तो किस मामले में, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 250.6 मीटर पे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला, टॉम्स ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, इसका हिंदी में क्या नाम है, रेत समाधि।
अब यहां पे आप ये मत सोच लीजिएगा कि इंग्लिश में बनी और हिंदी में उसका अनुवाद हुआ। दरअसल हिंदी में यह किताब बनी। गीतांजलि श्री ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रेत समाधि, और इसका इंग्लिश में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। और डेजी रॉकवेल ने क्या बनाया? टॉम बॉब सैंड, इसका अनुवाद करके। अब यह जो बुकर पुरस्कार है इसके बारे में जान लेते हैं। बुकर पुरस्कार उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी किताब प्रकाशित हुई हो आंग्ल भाषा में, यानी इंग्लिश में। कहां पर? आयरलैंड या यूके में। इंग्लिश भाषा में अनुवादित होकर के प्रकाशित होने पर, कहां पे? आयरलैंड या यूके में, यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होगी या अनुवादित होगी, तो ही फिर उसके बाद उसे मिलेगा। और यह शुरुआत कब हुई बुकर पुरस्कार की? तो 2005 में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे बहुत सारे सवाल बनते हैं गीतांजलि श्री के बारे में, उनके उपन्यास के बारे में, इनके ट्रांसलेशन के बारे में, कौन सा उपन्यास के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला, उस अवार्ड का संबंध किस भाषा से है, किस कार्य के लिए होता है, उसके अलावा कब से इसकी शुरुआत हुई, किस देश में इसका प्रकाशन होना चाहिए। इन सारी बातों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल बन सकता है। आगे देखिए, आईफा यानी IIFA अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो आप बताएंगे अबू धाबी, यूएई में है अबू धाबी, और यहीं पर इसका आयोजन हुआ। आगे देखते हैं, इसी आईफा अवार्ड्स में जो बेस्ट फिल्म थी शेरशाह थी, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और जितने भी प्रमुख अवार्ड थे वो आप चाहे तो देख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप कई बार देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखते देखते रिवाइज करते करते ही याद आ जाएंगी। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य ने राज्य तितली का दर्जा दिया? भारत का सिक्किम राज्य ब्लू ड्यूक तितली को उसने राज्य तितली का दर्जा दिया। ठीक है, अब बात आती है ब्लू ड्यूक तितली के बारे में जान लीजिए। तो जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई में 1500 मीटर तक की ऊंचाई, कितनी? 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर यह ब्लू ड्यूक तितली मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में लागू हुई अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती होगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ही क्षेत्रों पर होगी। ठीक है, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 अनुसार कब तक भारत को दुनिया में हवाई खेलों का केंद्र बनाना लक्षित किया गया है? देखिए, हवाई खेलों के लिए एक पूरी की पूरी नीति बनी है, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022, जिसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित हुआ है। लक्ष्य हुआ है कि हवाई खेल के लिए भारत को एक हब बनाना है वर्ष 2030 तक। किस प्रकार के खेल हैं? खेल का नाम जान लीजिए, एयर रेसिंग, एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और स्काई डाइविंग। बहुत से नाम आपने सुने होंगे, बहुत से नाम के वीडियो भी देखे होंगे, बहुत से काम को अंजाम भी इस खेल में दिया होगा। आगे देखते हैं, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 प्रहार करती है कहां से कहां? जमीन से जमीन। सब ऑर्बिटल इसका रास्ता होता है, मतलब कि ऐसे मार करेगी, इस तरीके से, सब ऑर्बिटल शेप में। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित यहां एक जगह है, वहां पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है। इस जगह पर ही इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड का संबंध कहां से आप देख सकते हैं? उड़ीसा के चांदीपुर के आसपास। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। आगे देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी गई? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ यह तीसरी ट्रेन है जो भारत से बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश से भारत आएगी। और कहां से कहां जाएगी? तो भारत में न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक जाएगी। और इसके पहले जो 2 ट्रेन है, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन यानी कि COP15 का आयोजन कहां किया गया था? और इसका सही उत्तर है कोट डी आइवर, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में है। अब याद रखिएगा, यह किस प्रकार का सम्मेलन है? मरुस्थलीकरण को रोकथाम से संबंधित है, मरुस्थलीकरण के। ठीक है, अगला देखिएगा, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति के छात्रों से है। इसमें होगा क्या? जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उन्हें निजी आवासीय विद्यालयों की सुविधा दी जाएगी। और अभी शुरुआत में यह 9वीं से 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। ठीक है, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना चलाई जा रही है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और यह योजना क्या है? श्रेष्ठ योजना। निजी आवासीय विद्यालय किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए।
अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? उमरान मलिक को मिला, जो सनराइजर हैदराबाद के लिए खेल रहे थे। 14 मैच खेले और 22 विकेट इन्होंने लिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इन्हें मिला। लेकिन इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिलता है? यानी कि यह इमर्जिंग प्लेयर सबसे अच्छी बैटिंग करने वाले और सबसे अच्छी बॉलिंग यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी से अलग एक इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी होता है, जिसमें उमरान मलिक को मिला। उमरान मलिक के मामले में जब मिला तो कौन कौन से कैटेगरी थी जिनको फॉलो करते हुए, यानी कि कौन कौन से फिल्टर लगे थे? फिल्टर में एक था कि जन्म 1 अप्रैल 1996 के बाद का हो, उसके बाद 5 या इससे कम टेस्ट और 20 या उससे कम वनडे उसने खेले हों और आईपीएल में 25 या इससे कम मैच उसने खेले हों, तभी उसे इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलेगा अपने अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से। तो देखिए आईपीएल 2022 में कौन सा संस्करण हुआ था? आईपीएल 2022 आईपीएल का 15वां संस्करण था और पहली बार एक टीम नई बनी थी, 2 नई टीमें बनी थी, एक लखनऊ की और एक गुजरात की। तो गुजरात टाइटंस ने पहली बार में ही पुरस्कार अपने नाम कर लिया, आईपीएल की विजेता बन गई। तो इसी प्रकार से हमने 2 महीनों का, मई और जून महीने का करंट अफेयर कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि यह सब आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायी होगा। आप ना सिर्फ वीडियो देखे होंगे बल्कि उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। अगर नहीं किया है तो जरूर रिवीजन करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।